नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो कल हमने ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्र, पृथ्वी की गतियां, इन चैप्टरों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मिक्स से एक साथ हमने किया था। अब आज इसका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको इनकी पूरी थ्योरी और साथ में जितने क्वेश्चन बचे थे उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करा के इनकी पूरी थ्योरी एक एक चैप्टर की, ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्र, पृथ्वी की गतियां, इन चारों चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और हर बार इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन आना ही है, जब हमको पता ही है तो क्यों ना इसको अच्छे से कर लें। तो इसलिए इनको अगर आपने इन चारों चैप्टर को कर लिया तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, और भले ही 3-4 ना आए, 2-3 आए, लेकिन आपको क्या करना है कि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है, चाहे मानचित्र से आ जाए, चाहे ग्लोब से, चाहे ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में कुछ पूछ ले, पृथ्वी की गतियों के बारे में कुछ पूछ ले, तो कैसे भी कोई सा भी क्वेश्चन आए, बात ये रखती है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कि हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है, और मैं अभी तक जितना आपको बता रहा हूं वो सिर्फ यही सोच के बता रहा हूं कि पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको अच्छे से कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की गति कितने किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो जो प्रकाश है, यानी कि सूर्य की किरणों की रोशनी या कोई से भी प्रकाश की किरणों की रोशनी है, वो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में भी दिया है मैंने कि इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जो भी एक्सप्लेनेशन दूं या क्वेश्चन के आंसर दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक वह छोटी छोटी बात जो एनसीईआरटी किताब में दे रखी है और हमने देख रखा है कि कैसे जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन सीधे सीधे उठा लेते हैं वो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर मंडल में आकार में पृथ्वी कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो सौर मंडल में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आहव कहा जाता है। तो भू आभ का मतलब क्या है, मतलब पृथ्वी के समान वाला आकार। पृथ्वी के समान का कोई आकार नहीं है, इसलिए इसका सीधे सीधे नाम रख दिया है भू आभ। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ती है। तो अंतरिक्ष से हम देखेंगे तो पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 3/4 सतह पर जल फैला हुआ है। चौथाई यानी 75% एरिया पर है, तो पूरी पृथ्वी हमको कैसी दिखाई देगी? नीली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और पृथ्वी को इसीलिए हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4, 2/3, 3/4, 1/2। तो चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी अगर पृथ्वी का व्यास 20 किलोमीटर हुआ या 20 मीटर हुआ, ये हम सिर्फ मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया जैसे पृथ्वी का व्यास 20 मीटर है। अब 20 मीटर का 1/4 कितना होगा? 5। तो पृथ्वी का 1/4 आप जो पृथ्वी का व्यास होगा उसमें 4 का भाग करोगे, तब आपको चंद्रमा का व्यास मिल जाएगा। इसका मतलब ये है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो ये होती है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में होगी शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होगी वसंत ऋतु। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अभी मैं जब थ्योरी कराऊंगा एक एक चैप्टर की, तब आपको एक एक चीज क्लियर रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो जितने भी मैंने 3 देश और लिखे हैं, भारत, रूस, अमेरिका, ये सारे कहाँ हैं? ये उत्तरी गोलार्ध में है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में 25 दिसंबर को क्या होती है? सर्दी होती है। इसलिए सीधे सीधे दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। तो सूर्य के सामने क्या होता है उस टाइम? दक्षिणी गोलार्ध। तो 25 दिसंबर के टाइम कहां पर गर्मी पड़ेगी? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, कब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब ये भी उसी की तरह सेम है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो अब क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु है, यानी कि अब उसमें
क्या आने वाली है, गर्मियां आने वाली हैं। और जहां पर सर्दी आने वाली होती है उसको बोलते हैं हम शरद ऋतु। तो वो होती है 21 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और शरद ऋतु कहां पर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में, और ये किस दिन होती है, 21 मार्च को। तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब आपको मैंने जो बुक पर अंडरलाइन कर रखे हैं उन्हीं चैप्टरों से मैं आपको थ्योरी समझाता जाऊंगा और आप एक एक करके देखते आएंगे। सबसे पहला पेज आप देख सकते हैं। तो इस पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहां से देखिए आप, ये अंडरलाइन लग रही है, नए चंद्रमा की रात्रि, इससे ऊपर वाली लाइन, यह है पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो 1 महीने में पूरा चंद्रमा हम देख सकते हैं और इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा। आगे दिया है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या होती है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि नए चंद्रमा की रात्रि किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपका अमावस्या हो तो वो आपका सही जवाब होगा। तो नए चंद्रमा की रात्रि किसको बोलते हैं, अमावस्या को। आगे देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। तो जितनी भी चीजें रात्रि में चमकती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। अगला देखते हैं, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जितनी भी आकृतियां बनती हैं तारों की वो क्या कहलाती हैं, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, अर्सा मेजर बोल लो या बिग बियर, इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है, यानी कि तारों की कुछ आकृति बन रही होगी। ठीक है। अब बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल क्या है, सप्तऋषि, यानी कि 7 इसमें क्या होते हैं, 7 संतों के नाम पर, ऋषि के नाम पर इनका नाम रखा गया है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही क्या है, भाग है। ठीक है, जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर की बात की गई थी उसी का भाग है सप्तऋषि। दिया है उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो उत्तर दिशा में उत्तरी तारा है उसे ही क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। और ये क्या बताता है, उत्तर दिशा को बताता है। रात्रि में आपको जहां पर उत्तर तारा ध्रुव तारा दिखेगा उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा। तो इस तरह से हम रात्रि में भी दिशा का पता लगा सकते हैं। आगे मैंने अंडरलाइन किया, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य क्या है, तारा है, और उसी से पृथ्वी हमारी चमकती है, चंद्रमा भी चमकता है। लेकिन चंद्रमा ग्रह ना होकर क्या है, उपग्रह क्यों है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से पहले क्या कर रहा है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्लेनेट है इसे ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। तो जो पृथ्वी है वो भी चारों ओर घूमती है सूरज के, इसलिए पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ठीक है, तो प्लेनेट आपको याद रखना है कौन से शब्द से लिया गया है, प्लेनेटाई, और ये कहाँ का है, कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का। अब आगे देखते हैं हम, आगे इंपॉर्टेंट दिया है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर दूर। ठीक है, आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गई। अब उल्कापिंड के बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें ही उल्कापिंड कहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो तो ग्रह से अलग हुए हैं, और उसके अलावा जो भी बचे हुए पत्थर के टुकड़े हैं जो ग्रह से अलग नहीं भी हुए हैं उनको हम बोलते हैं उल्कापिंड। ठीक है,
और उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी पर गिरते हैं और ये पृथ्वी की कौन सी परत में आकर जल जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक। मैंने आपको सारे स्थल मंडल बता रखे हैं, क्षोभ मंडल और उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में आकर ये क्या होते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक जल जाते हैं पृथ्वी में। अब मैंने एक ये देखिए, आप चित्र देख सकते हैं, इस चित्र से आपको पता लगेगा कि सबसे बड़ा क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर क्या है, सौरमंडल। और सौरमंडल के अंदर क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी के अंदर ये हम रह रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंसान हो सकता है ये। अब किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी का जो जुड़वां ग्रह है वो है शुक्र, ठीक है। वैसे मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर से। अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर, ग्लोब, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, उत्तर और दक्षिण में। अब इसको हमने जानने के लिए क्या किया है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है जो कि वास्तविक प्रतिरूप है पृथ्वी का। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी कैसी दिखती है हमको नहीं पता, ग्लोब सेम टू सेम भले ही काल्पनिक है लेकिन ये जैसी पृथ्वी दिखती है वैसा ही बनाया गया है। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, किसको, ग्लोब को भी। तो इसमें एक अक्ष भी लगा हुआ है सुई की तरह। तो पृथ्वी के अक्ष, जैसे पृथ्वी हमारी झुकी हुई है उसी तरह से यह अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती भी है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो अब बात करेंगे हम विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं, ये बना लिया हमने एक तरीके का ग्लोब जो पृथ्वी के आकार का उस टाइप का है, ठीक है। अब इसमें जो बीच में ग्लोब को दो भागों में बांट रही है ये रेखा, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री की विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसी रेखा को क्या बोलेंगे हम, विषुवत रेखा, और इसी को बोलेंगे भूमध्य रेखा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अब मैं पूरा आपको ग्लोब, अक्षांश रेखा वगैरह सब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई 0 डिग्री की विषुवत रेखा। अब आगे जो जो इंपॉर्टेंट आता जाएगा मैं आपको बोर्ड पे समझाता जाऊंगा। अब इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। अब इससे क्या बन गया, एक काल्पनिक वृत्त बन गया ये पृथ्वी पर। ऐसी कोई लाइन तो है नहीं है, ये पीछे से घूमकर भी ऐसे ही आ रही है पृथ्वी पर, ठीक है। ये जो विषुवत रेखा है ऐसा नहीं है बीच में सीधे खिंच रही है, एक गोल वृत्त है ये पूरा। तो उसको ऐसे हम दिखा रहे हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके जो समांतर रेखाएं खिंची होती हैं, जैसे यहाँ पर भी ऐसी गोल आ रही होगी एक रेखा, उसको हम बोलेंगे ये 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री कह दीजिए आप। एक मैं नीचे बना दे रहा हूं, उसको भी हम 23.5 बोल दें या 23 सही 1/2 डिग्री बोल दें। ये दोनों रेखाएं हैं, ठीक है। इनको भी, ये सब किसके समांतर है, विषुवत रेखा के समांतर है। तो ये अब जितनी भी इसके समांतर होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं। तो इसको बोलते हैं हम 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसके अलावा ये नीचे वाली जो दक्षिण में है इसको तो बोलेंगे उत्तर वाली, तो उत्तर के लिए ऊ लिख देंगे और दक्षिण के लिए द लिख देंगे, ठीक है। इंग्लिश में चाहो तो आप नॉर्थ लिख सकते हो एन, और दक्षिण के लिए साउथ लिख सकते हो एस। इस तरह से आप इनको एक इनके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस दिशा में है अक्षांश रेखा। मैंने आपको कल भी बताया था, इससे ऊपर जाएंगे तो उत्तर दिशा, और अगर विषुवत रेखा से नीचे जाएंगे तो दक्षिण दिशा मानी जाती है। और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो ये 2-3 रेखा हो गई, अभी मैं आपको आगे समझाता जा रहा हूँ। जितनी भी अभी आप ध्यान रखेंगे कि जितनी भी रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें, इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, 90 ऊपर हो गई और 90 नीचे हो गई और एक ये हो गई, तो 181 संख्या हो गई इनकी। अब आगे देखते हैं इसमें कि इनके बारे में जो बताया गया है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे जो यहाँ पर है सबसे लास्ट में, ये क्या है, साउथ पोल है, और ये ऊपर है ये क्या है, उत्तरी पोल, ठीक है, या नॉर्थ पोल बोल सकते हो आप इसको हिंदी में, उत्तर ध्रुव बोल देंगे इसको, और इसको दक्षिण ध्रुव। अब ये सब तो मैं आपको चित्र से ही समझा देता हूं, क्योंकि इसमें कितना भी अच्छा बना लूं मैं उससे अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ये बना बनाया चित्र देख सकते हो।
तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर ध्रुव है सबसे ऊपर, ठीक है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर उत्तरी दिशा में छोर है उसको बोलते हैं हम उत्तर ध्रुव। अब जो 66.5 यानी 66 से ही 1/2 डिग्री उत्तर पे है उसको बोलते हैं हम उत्तर ध्रुव वृत्त। ऐसे ही 66.5 डिग्री पर जो है 66 से ही 1/2 डिग्री पर दक्षिण में है उसको बोलते हैं हम दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब ये दक्षिण ध्रुव वृत्त से लेकर और जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ तक के जो क्षेत्र को कहते हैं हम दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड रहती है। ऐसे ही उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक जो भी क्षेत्र है उसको बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है दोनों शीत कटिबंध, लेकिन दिशा के आधार पर जो उत्तर में उसको उत्तरी शीत कटिबंध बोल रहे हैं और जो दक्षिण में उसको दक्षिणी शीत कटिबंध बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है और ये समझिए कि 6 महीने तक पूरा पहुंचता है उत्तरी ध्रुव पे और 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव पर। तो 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो उसी तरह हम कह सकते हैं 6 महीने तक एक जगह दिन रहता है और एक जगह रात रहती है। दोनों जगह एक एक बार करके 6 महीने में ये क्रम चलता रहता है कि कहीं पर 6 महीने दिन है तो फिर उसी जगह रात होगी 6 महीने और दूसरी जगह 6 महीने दिन हो जाएगा। इस तरह से ये चलता रहता है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा ये देख सकते हैं आप चित्र में भी। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। तो आपको ये ध्यान रखना है उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को। अब जो कर्क रेखा से आप ऊपर की तरफ जाएंगे उत्तरी दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, उत्तर ध्रुव वृत्त तक जाएंगे उसको हम बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध मतलब उसकी शीत कटिबंध से कम ठंड है वहां पर, लेकिन उष्ण कटिबंध से ज्यादा ठंडक रहती है वहां पर। ठीक है, सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाता है। ऐसे ही मकर रेखा से साउथ की ओर यानी कि दक्षिण दिशा की ओर और कहां तक दक्षिण ध्रुव वृत्त तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये सारे आपके कटिबंध हो गए, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो जो 90 डिग्री पर ये उत्तर ध्रुव वृत्त है ये 90 डिग्री पर होता है उत्तर में यानी नॉर्थ में। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव वृत्त 90 डिग्री साउथ में होता है। तो ये मेन चीज मैंने आपको बता दी और बाकी आप इस चित्र से समझ ही गए होंगे। तो हम आगे देखेंगे देशांतर रेखाओं को। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो इसकी सबसे पहले मैं जो परिभाषा है वहां से स्टार्ट करता हूं। किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए देशांतर रेखाओं का जो आविष्कार है वो किया गया, यानी काल्पनिक रूप से मानी गई। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉरिशस द्वीप और टोंगा द्वीप ये दोनों 20 डिग्री जो यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको 20 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वहां पर पाई गई वो दोनों। अब क्या होता है कि दोनों दक्षिणी अक्षांश पर है 20 डिग्री पर और हमें ये पता ही नहीं है टोंगा द्वीप किधर कौन सी साइड है अक्षांश रेखा पर, इधर है पश्चिम में या पूरब में कहाँ है। इसलिए हमने क्या रखा देशांतर रेखाओं को उनको मानना स्टार्ट किया, उनकी जो कल्पना है वो की। ये ऐसी कोई वास्तविक रेखाएं पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं, इनको सिर्फ स्थिति जानने के लिए लोकेशन समय इनको जानने के लिए क्या किया है इनका जो कल्पना है वो की गई है। अब हम देखेंगे कि क्या होती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा की सबसे जो मेन परिभाषा है वो यही है, उत्तरी ध्रुव के जो बिंदु है वहां से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक ये मिलाई जाती हैं। तो इस तरह से ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाई जा रही हैं। तो ऐसे ये पूरी पृथ्वी पर फैली हुई हैं। ठीक है, और ये समांतर नहीं होती हैं, जबकि जो अक्षांश रेखाएं ये समांतर होती हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं धीरे धीरे जैसे ये विषुवत रेखा है यहाँ पर सबसे लंबी होती है और फिर ऊपर धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है उत्तर ध्रुव तक भी और दक्षिण ध्रुव तक भी। ठीक है, और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मैंने आपको बताई रखी है 111 किलोमीटर, 1 डिग्री पर 111 किलोमीटर। अब देशांतर रेखाओं की कल क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इनके एक एक डिग्री के बीच की दूरी कितनी होती है 4 मिनट, यानी 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो ये टोटल कितनी रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं 360। देशांतर कौन सी होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर मिलाई जा रही हैं पृथ्वी के। ठीक है, तो अब इनके बारे में और हम कुछ जानते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा उसको हम बोलते हैं प्रमुख यामी उत्तर। तो कल मैंने इसके तो सारे क्वेश्चन कराई दिए थे और आपको समझा भी दिया था। अब आपको ये भी मालूम है कि 1 डिग्री के लिए 4 मिनट तो 1 घंटे के लिए 15 डिग्री हो जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं हम पृथ्वी की गतियां। तो हमारे ये 2 चैप्टर हो गए, एक ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी और ग्लोब। अब पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे हम।
अब देखिए पृथ्वी की गतियां क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन कहते हैं और परिभ्रमण भी बोल सकते हैं। लेकिन किसी के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं हम? परिक्रमण। तो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी? सूर्य के चारों ओर। तो ये हो गया पृथ्वी का आंसर। अब पृथ्वी में एक तरफ दिन होता है तो एक तरफ रात होती है, तो इसको दो हिस्सों में कौन सा वृत्त बांटता है? प्रदीप्त वृत्त। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। और जो पृथ्वी का अक्ष है वो कहाँ कितने डिग्री झुका हुआ है? कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो वो बना रहा है 66 सही 1/2 डिग्री का। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस चित्र के ऊपर। तो यही है पृथ्वी की गतियों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले बीच में सूरज है, ठीक है। अब सूर्य के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पृथ्वी। तो जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने सीधी सीधी किरणें पड़ रही हैं 21 मार्च को, तो क्या होगा उस दिन? दिन और रात दोनों बराबर होंगे। अब उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है उस टाइम? 21 मार्च के टाइम पर बसंत ऋतु। आपको पता है मार्च के बाद गर्मी आने वाली है, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे इसको। तो 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? बसंत ऋतु। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? शरद ऋतु। हम सभी उत्तरी ध्रुव पर रह रहे हैं तो इसलिए हमको आसानी रहेगी उत्तरी ध्रुव के बारे में हम ज्यादा ध्यान रखें। तो उत्तरी ध्रुव पर 21 मार्च के बाद गर्मी आने वाली होती है, इसलिए वो क्या होगा? बसंत ऋतु। और शरद ऋतु के बाद सर्दी आती है, ये आप सबको पता है। तो हमारे यहाँ तो शरद ऋतु होगी ही नहीं 21 मार्च को, क्योंकि क्या आने वाली है? गर्मी आने वाली है मार्च के बाद। इसलिए 21 मार्च को बसंत ऋतु होगी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु। अब देखते हैं इसके लेफ्ट वाली। तो ये जो लेफ्ट हैंड पर दी है पृथ्वी, इसमें आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध कहाँ है? सूर्य की तरफ रोशनी में आ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध पर अंधेरा हो रहा है। यानी कि इस समय उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने दिन रहेगा और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर रात रहेगी। इसको हम बोलते क्या है? उत्तर अयनांत। जब उत्तरी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका होता है तो उस समय उस परिस्थिति को उत्तर अयनांत बोलते हैं। और उस समय क्या होता है? जो दिन है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। तो ये कौन सा दिन है? 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है उत्तरी गोलार्ध में। अब आगे देखते हैं। आगे का आप देख रहे हैं, इसके बाद ये नीचे वाला सूरज के नीचे जो है, तो इसमें 23 सितंबर की बात की गई है। यहाँ पर भी जो सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं। अब उत्तरी ध्रुव पर क्या हो रहा है? 23 सितंबर के बाद क्या आती है? सर्दी आती है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब शरद ऋतु। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? बसंत ऋतु। शरद का उल्टा आप बसंत ऋतु, ये याद रखिए, ठीक है। उत्तरी ध्रुव आपको पता ही है 23 सितंबर और 21 मार्च, आपको ये दोनों डेट याद रखनी है। इस समय क्या होता है? सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो हर जगह दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद आपको फिर शरद ऋतु और बसंत ऋतु ये दोनों ध्यान रखनी है। तो सितंबर के बाद सर्दी आती है हमारे उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? शरद ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। अब देखते हैं ये सबसे लास्ट वाला, आखिरी वाला, उधर राइट हैंड पे सूरज के, वहां पर भी सूर्य की रोशनी पड़ रही है। अब क्या हुआ? जो उत्तरी गोलार्ध है वो तो आ गया अंधेरे में, वहां तक सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। तो अब उत्तरी जो ध्रुव है उस पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा और दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी। अब ये होता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और वो कच्चे समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। तो इसको हम बोलते हैं, अब दक्षिणी गोलार्ध पे सूरज की रोशनी आ रही है तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण अयनांत। यानी कि दक्षिण ध्रुव हमारे जो है वो सूरज की तरफ, उस पर पूरा पूरा प्रकाश आ रहा है। अब उत्तरी जो ध्रुव है वहां पर 6 महीने अंधेरा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब जो गर्मी होगी 22 दिसंबर के समय की बात की जा रही है। ये 22 दिसंबर, आपको ये एक एक डेट याद रखनी है जो जो आपको चित्र में दिख रही है। तो 22 दिसंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में तो हमारे यहाँ सर्दी होती है, तो वहां पर सबसे लंबी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? गर्मियां होती हैं और वहां पर सबसे लंबा दिन होता है, जैसा कि हमारे यहाँ 21 जून को हुआ था। तो ये चारों परिस्थितियां मैंने आपको बता दी किस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये 4 डेट आपको ध्यान रखनी है, जबकि 2 में समानता मिलेगी, जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर। ऐसे ही 22 दिसंबर और 21 जून, इन दो में कनेक्शन है सेम, बस उल्टा करना है आपको, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको समझेंगे 2-3 बार इस चित्र को देख के, तो आपको ये समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम मानचित्र के बारे में। तो मानचित्र का अब अगला चैप्टर देखेंगे हम, हमारे पृथ्वी की गतियां भी हो गई। मानचित्र में देखेंगे, मानचित्र पृथ्वी की सतह या
इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो अगर चपटी सतह पर कोई भी पृथ्वी के बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 मेन प्रकार है मानचित्र के। एक है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, अब भौतिक मानचित्र में क्या क्या आती हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो जो उच्चावच मानचित्र है ये भी भौतिक मानचित्र ही है। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब देखते हैं थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, जो स्पेशली किसी एक थीम के ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे वन, वर्षा और उद्योग, फैक्ट्री। और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा जहां पर मेला वगैरह लगता है तो क्या होता है, वहां पर उसका पूरा एक नक्शा बना लेते हैं कि यहाँ पर ये दुकान है, यहाँ पर ये दुकान है। भारी बहुत बड़ा नक्शा लगा होता है उसका, पूरे रास्ते का, कहाँ झूले लगे हैं, कहाँ पार्क है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का थीमेटिक मानचित्र ही है। तो मानचित्र के अब देखते हैं हम 3 घटक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कोई मानचित्र बनाना है तो उसके 3 जो फैक्ट हैं क्या आपको पता होना चाहिए, तो वो हम जानते हैं। तो वो है एक दूरी, फिर दिशा और प्रतीक। तो सबसे पहले मानचित्र में दूरी की बात करते हैं। दूरी क्या होती है? जैसे आपने कोई एक छोटा सा खाना बना दिया 1 सेंटीमीटर का, तो उस 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 किलोमीटर भी हो सकता है। तो अलग हम लिख देते हैं साइड में कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। तो अब आप मानचित्र में जैसे 5 सेंटीमीटर दिखाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 2500 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से इसकी दूरी दर्शाते हैं हम। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं दिशा की। तो दिशा क्या होती है? जैसा मैंने आपको बताया है, दिशा 4 होती है सबसे मेन। ठीक है, ये वाली कौन सी है? उत्तर की, नॉर्थ। ये है दक्षिण की, साउथ। ये है पूर्व की, ईस्ट। और ये है पश्चिम की, वेस्ट। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, मैं आपको ये बताऊं। इसको पूरा पढ़ते हैं हम साथ में। प्रधान दिग्बंधु कहा जाता है किसको? 4 मुख्य दिशाओं को, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बीच की 4 दिशाएं होती हैं उत्तर पूर्व। कौन सी वाली? ये वाली, उत्तर पूर्व। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और एक ये है, इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और इसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो आपसे पूछ सकते हैं प्रधान दिग्बंधु कौन कौन से हैं, तो आपको 4 ऑप्शन में दे देंगे, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व उत्तर पूर्व। तो आपको पता पड़ जाएगा जो प्रधान दिग्बिंदु होते हैं वो एक एक दिशा का सीधा सीधा नाम होता है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन चारों को ही क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, 4 मुख्य दिशा होती हैं ये। तो ऐसे अब हमने पूरा मानचित्र देख लिया, अब रह गया ये इसका। अब देखते हैं प्रतीक को। तो प्रतीक में क्या होता है, किसी को भी दर्शाने के लिए, जैसे नदी, कुआं, आप ये चित्र देख सकते हो। इनसे हमने क्या करा, रेलवे लाइन को आप देख रहे हो, काली लाइन 2-3 तरीके से बताई गई है। ठीक है, ऐसे ही सड़कें आपको कैसे डॉट डॉट करके और सीधी लाइन से बताई गई है। इस तरह के जो प्रतीक होते हैं इसको हम बोलते हैं कि ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, दूरी और ये आपकी दिशा और प्रतीक। तो ये 3 मानचित्र के फैक्ट हैं। सीधे सीधे पेपर में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा मानचित्र का जो प्रमुख घटक नहीं है। तो ये 3 भी होंगे और चौथा वो कुछ भी लिख सकता है अपनी मर्जी से। तो आपको इन 3 को अच्छे से ध्यान रखना है, क्या 3 मानचित्र के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कि जो मैंने ये तो आपको क्वेश्चन से भी करा रखा है। आपने कल की वीडियो जिसने ना देखी वो उसको जरूर देख ले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी इन चैप्टरों से इंपॉर्टेंट थे वो हम कल ही कर चुके हैं। तो आज तो ये कुछ बचे रह गए थे 5-6 क्वेश्चन, तो उनको हमने किया है। तो जैसे कि नीला रंग किसको दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशयों को। भूरा रंग पर्वतों को। पीला रंग पठारों को। हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
अब बात करते हैं रेखा चित्र के बारे में। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं, या फिर रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं खाका। खाका क्या है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। तो हमने ये 4 चैप्टर कर लिए, जबकि सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 दिए थे। कौन कौन से दिए थे, एक तो ग्रह दिया था सौरमंडल में पृथ्वी सिलेबस में, और एक ग्लोब दिया था। तो ये दोनों चीज तो सिलेबस की थी और ये दोनों भी पृथ्वी से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चन पीवाईक्यू में मैंने देखे हैं। कौन कौन से पीवाईक्यू में देखे हैं, जुलाई 2024 वाले में ही मैंने ये मानचित्र का क्वेश्चन देखा था और पृथ्वी की गतियां वाला भी देखा था। तो ये क्वेश्चन मैंने लेकिन 24 वाले में नहीं देखा था। तो इस तरह से हमने आज इस पूरे टॉपिक को खत्म कर लिया है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।